नमस्कार, पावर फाइल्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं राजवीर हूं और आज हमारे साथ 2017 बैच की आईपीएस प्राची सिंह जी हैं। प्राची सिंह ने 2017 में यूपीएससी क्रैक किया जब वो मात्र 25 साल की थी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो चूंकि 25 ईयर्स में आपने यूपीएससी क्रैक किया और आप आईपीएस बन गई, तो हम जानना चाहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई, कैसे आपने यूपीएससी तक की तैयारी शुरू की और कब आपके मन में ख्याल आया कि आपको यूपीएससी में जाना चाहिए? जो ख्याल वाली बात है वो क्योंकि मेरे फादर खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, स्टेट सर्विसेज में, तो उन्होंने हमेशा से उनकी प्रेरणा रही मेरे साथ कि इसी में जाना है और ये एक तरीके से सर्विस टू द नेशन बहुत अच्छा काम है। तो ये प्रेरणा तो बचपन से ही थी। और रही बात स्कूलिंग की तो मेरी स्कूलिंग अलग अलग जगह से हुई है। मिर्ज़ापुर से स्कूलिंग हुई क्योंकि फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो अलग अलग हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाते थे। और उसके बाद मेरी मथुरा से भी स्कूलिंग हुई है। और फिर फाइनली 12th करने के बाद मैंने BA LLB ऑनर्स किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। 5 इयर्स का कोर्स होता है वो। और फिर लॉ करने के बाद फिर क्लैट का एग्ज़ाम देके LLM किया मैंने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल से, और वो 1 साल का था मेरा। और फिर LLM करते समय ही मैंने नेट और JRF की परीक्षा भी पास की, और उसके बाद फिर दिल्ली जाके कोचिंग ज्वाइन करके यूपीएससी की तैयारी की। और सभी के आशीर्वाद से पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी मैंने क्रैक किया और ओवरऑल 154 मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया। और सबके आशीर्वाद से ये भी हुआ कि होम कैडर भी मिल गया। अच्छा मैम, अमूमन होता यह है कि जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करता है उसका पहला सपना होता है कि आईएएस में वो सिलेक्ट हो जाए। तो आप चूंकि पहले अटेम्प्ट में ही आपने यूपीएससी क्रैक किया, रैंक भी आपकी अच्छी थी, आईपीएस आपको मिला। क्या उसके बाद आपने कोशिश नहीं की कि आपको आईएएस में भी जाना चाहे, या आपने पहले से तय कर रखा था नहीं कि हमें पुलिस की जॉब ही करनी है? नहीं, मेरे लिए ये था कि आईएएस और आईपीएस मैं दोनों में ही ओके थी। जैसे जनरली एक ट्रेंड होता है कि लड़कियों का होता है कि भाई पुलिस सर्विस टफ होती है या ये होती है, तो लड़कियां बेसिकली पहला चॉइस आईएएस दे देती हैं, फिर आईआरएस या आईएफएस देती हैं। लेकिन मेरी चॉइस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस थी। और एक माइंड मेकअप था मेरे दिमाग में कि अगर आईपीएस भी मिलता है तो हम जरूर उसी में जाएंगे। हाँ, बशर्ते मैंने 1 साल का EOL लिया था, दोबारा तैयारी भी की थी, लेकिन फिर उसमें हो नहीं पाया, तो फिर मैंने फाइनली आईपीएस ज्वाइन किया एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माय सर्विस। और जो भी डिसीजन था वो अच्छा ही था मेरा। अच्छा, आप मूलतः फतेहपुर की रहने वाली हैं, तो फतेहपुर में एजुकेशन हुई या मतलब कैसे प्राइमरी एजुकेशन फतेहपुर में हुई, या केवल फादर का बर्थ प्लेस था इसलिए फतेहपुर जुड़ गया आपसे? फादर का बर्थ प्लेस फतेहपुर है, इसलिए फतेहपुर जुड़ा रहा। और हम लोग क्योंकि मेरे पैदाइशी बांदा पे है, बांदा जिला पड़ता है यूपी ईस्ट में, तो फादर मेरे वहाँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे, उस समय पोस्टेड थे, तो वहाँ मैं पैदा हुई थी। और फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन फतेहपुर से तो नहीं हुई है, बाकी अलग अलग जिलों से हुई है, भदोही, मिर्ज़ापुर, फिर मथुरा। फाइनली मथुरा से मैंने 12th किया था और उसके बाद फिर कॉलेज में आ गए इलाहाबाद में। अच्छा मैम, चूँकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपने LLB LLM भी किया हुआ है, तो अमूमन ये कॉम्बिनेशन कम होता है। एक आईपीएस ऑफिसर्स हो, उसको जो है कानून की भी डिग्री, इतनी बड़ी डिग्री हो, तो इससे कितनी मदद मिल रही है आपको? इससे हमको बहुत मदद मिली। सबसे बड़ी मदद तो ये मिली कि जो भी पुलिसिंग होती है उसमें अगर आपको लीगल आपका नॉलेज अच्छा है तो बहुत हेल्प मिलती है, लिखा पढ़ी में भी और लोगों को समझाने में भी। कई लोग आते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, आप उनको तभी कन्विंस कर सकते हैं जब आप उनको लीगली कन्विंस कर पाएँ। तो क्योंकि लीगल नॉलेज अच्छी है तो लोगों को कन्विंस करने में आसानी होती है और लोग सेटिस्फाइड भी होते हैं कि उनको जो बताया जा रहा है सही बताया जा रहा है। अभी कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई तो हम लोगों को कोर्ट की पावर्स मिली, हम लोग को मजिस्ट्रेट की पावर मिली। तो क्योंकि पढ़ा हुआ था अच्छे से CRPC वगैरह, तो उसकी बड़ी हेल्प मिली। और कोर्ट में हम लोग बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अलग से जो ट्रेनिंग मिली वो ठीक है, तो लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग जो हम लोग को कॉलेज में मिली, CRPC की छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो वो बैकग्राउंड था, तो उस वजह से मतलब बड़ी आसानी हो जाती है यहाँ काम करने में फिर। अच्छा प्राची जी, आपके फादर तो स्टेट सर्विस में थे, तो क्या बचपन से ही आपने सोचा था कि आपको यूपीएससी में जाना है, या कैसे, या फिर और कोई फील्ड आपने सोच रखी थी कि भाई एक ऑप्शनल तौर पे हम ये लेंगे? ये बीच में ट्रांजिशन हुआ, वो जैसा फ्रेंड सर्किल मिलता है उस हिसाब से ट्रांजिशन हो जाता है। तो 11th 12th मैंने बायो लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था मेरा। तो बीच में ये हुआ कि यार डॉक्टर बन जाते हैं। फिर उसके बाद जब लॉ ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, तो फिर ये हुआ कि PCSJ कर लेते हैं। PCSJ की कोचिंग भी ज्वाइन की थी, लेकिन फिर जहाँ जाना होता है आदमी फाइनली वहीं चला जाता है। और सब कुछ छोड़ के फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की
और फिर इसमें सफलता पाई। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि जो अब अमूमन ये देखिए तो समाज में महिला पुरुषों में काफ़ी भेदभाव देखा जाता है, आपने भी कई बार चीज़ें फेस की होगी कि बड़े संभ्रांत लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी कहते हैं कि महिला आईपीएस अधिकारी, तो आईपीएस ही होता है, महिला पुरुष तो नहीं होता है। लेकिन ये जो भेदभाव है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि महिला पुरुषों में अभी भी समाज में इतना भेदभाव करते हैं, इस बात को किस तरह से लेती हैं, क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी हैं? हाँ देखिए, ये कहना कि कोई भेदभाव ही नहीं है सर्विसेज में, ये बिल्कुल गलत है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी और हर प्रकार से कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो ही जाती है। इवन मीडिया में भी कुछ चलता है तो जो आपने बात बोली एकदम सही बोली, महिला आईपीएस अधिकारी ने ये किया, महिला आईपीएस अधिकारी ने वो किया। और पोस्टिंग्स में भी देखिए, मतलब मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि ऐसा लेडी है तो हो सकता हो ना संभाल पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लेडी ऑफिसर एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है हर चीज़ में। और कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, मतलब अगर आपका मेल काउंटर पार्ट 10 घंटे काम कर रहा है, जब तक आप 11-12 घंटे काम नहीं करोगे तो ऐसा लगता है कि आप ढीले हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत कटु सत्य है हमारी सोसाइटी का, हमारी सर्विसेज का। और अभी हम लोग को बहुत आगे जाना है इन सब चीज़ों में, ये अभी भी ख़त्म नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि ये जो भेदभाव है धीरे धीरे, जैसे आपने एक एग्जाम्पल समाज को दिया, आपने यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस बनी, तो और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इसको कम किया जा सके, या लोगों की सोच में थोड़ा सा बदलाव आए? लोगों की सोच पे बदलाव धीरे धीरे ही आ सकता है। ये तो ऐसी चीज़ है कि तुरंत तो हो नहीं सकती, पहले से काफ़ी बदलाव आया भी है। पहले बहुत कम ही महिला अधिकारी होती थी जिनको डिस्ट्रिक्ट की कमान दी जाती थी। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपना ट्रस्ट बढ़ाया है, और क्योंकि महिलाएं अच्छा काम भी कर रही हैं तो उनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है ये, कि जैसे यूपी इतना बड़ा स्टेट है, इतने ढेर सारे ज़िले हैं यहाँ पे, अब तो खैर कमिश्नरेट काफ़ी जगह लागू हो रहा है। कुछ एक कोटा जैसे दिल्ली में हो गया है कि भाई इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिल्ली के जहाँ पे महिलाओं को एसपीशिप दी जाएगी, ये चीज़ यहाँ भी लागू होनी चाहिए। यहाँ पे कमिश्नरेट में खास हाँ, कमिश्नरेट पे भी अदर जो ओवरऑल हाँ, कि इतना जो है कोटा लड़कियों के लिए रिजर्व रहे। अगर 33% की बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो कम से कम इतना हो कुछ तो हो कि मतलब हाँ, इतने जिलों में महिलाएं, बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे काम करने का, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि उनके अंदर कितनी इफिशियंसी है, कितनी कैपेबिलिटी है। तो ये होना चाहिए। अच्छा प्राची जी, फादर अभी हैं आपके जॉब में या फिर रिटायर हो गए? वो अभी सर्विसेज में है, अभी पीलीभीत में पोस्टेड है वो। तो पढ़ाई के दौरान आपको परिवार से कितना सपोर्ट मिला, किस तरह से सपोर्ट मिला? अमूमन होता है कि गर्ल्स है तो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं बॉयज़ की अपेक्षा जो है, तो आपको कितना सपोर्ट मिला घर परिवार से? इस मामले में मैं कहूँगी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों ने ही मतलब पर्सनल इंटरेस्ट लेके मुझे पढ़ाया। और मदर मेरी खुद मुझे पढ़ाती थी बचपन में, और उसके बाद फादर हैं मेरे, उन्होंने भी हमेशा पढ़ाया। और कोई एग्ज़ाम होते थे तो फादर खुद, क्योंकि सर्विसेज में थे, खुद छुट्टी लेते थे वो, और मेरे साथ जाते थे एग्ज़ाम सेंटर में। मेरा उन्होंने वेट किया है, 2-2 3-3 घंटे एग्ज़ाम चलते थे तो उन्होंने मेरा वेट किया वहाँ बैठ के। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमारे माँ बाप इतना हमारे लिए कर रहे हैं, इतना मेरे लिए वो डेडिकेटेड हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, महंगी से महंगी किताबें दी। दिल्ली में जब तैयारी करते थे तो एक बहुत अच्छे फ्लैट में उन्होंने रुकवाया, खाना बनाने के लिए मेड लगवाई, मतलब जो एक फैसिलिटी एक बाप दे सकता है अपनी बेटी को, वो उन्होंने मुझे दी है। और जो एक मेंटल सपोर्ट होता है, जैसे कभी कभी हुआ, टेस्ट हुआ, नंबर अच्छे नहीं आए, तो हमेशा मुझे बताया कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, तुम ये कर सकती हो। मतलब एक मोटिवेशन जो होता है वो उन्होंने हमेशा बना के रखा, और उसी की वजह से मैं, मतलब जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से ही हूँ। और अगर उनका मोटिवेशन नहीं होता, उनका सपोर्ट नहीं होता, तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। हाँ। अच्छा मैम, कोचिंग, आपने कोचिंग का सहारा लिया? क्योंकि दिल्ली अमूमन होता है कि खासतौर पे प्रयागराज, इलाहाबाद में तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्री तो निकल जाता है, फिर मेंस और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ प्रिपरेशन करते हैं। तो आपने क्या कोई कोचिंग का सहारा लिया? जी देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है यूपीएससी के लिए कि प्री निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कुछ लोगों का कुछ अलग ओपिनियन हो। और प्री क्योंकि बहुत डाइवर्स है, और मेरा लॉ बैकग्राउंड रहा है, इकोनॉमिक्स वगैरह हमने कभी पढ़ी नहीं थी, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका कमांड नहीं होता है, वो कमांड बनाना पड़ता है। ऐसा बोलना कि कोचिंग ज़रूरी है, ये गलत है। लेकिन कोचिंग अगर आप कर रहे हो तो एक बोनस पॉइंट मिलता है, क्योंकि कोचिंग में आपको ये बताया जाता है कि क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है एग्जाम का, किस प्रकार से
आपको आंसर राइटिंग करनी है, सारी चीजें, ये चीजें कोचिंग एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। हाँ, तो वो मैंने वाजीराम एंड रवि कोचिंग ज्वाइन की थी दिल्ली में, और क्योंकि वो हर सब्जेक्ट की कोचिंग थी तो हर सब्जेक्ट में हम नहीं जाते थे, लेकिन 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें थोड़ा कमजोर थे तो वो मैं अटेंड करती थी, उससे मुझे काफी हेल्प मिली। अच्छा, आपने सब्जेक्ट क्या रखे थे? अभी आपने बताया कि इंटर में फिजिक्स और बायो था आपका, तो यूपीएससी के लिए कौन सब्जेक्ट रखे? यूपीएससी मेरा लॉ ऑप्शनल था। अच्छा, लॉ हाँ, लॉ ऑप्शनल था, और 6 साल लॉ ही पढ़े तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लॉ में अलग से ऑप्शनल की तैयारी करने में बहुत टाइम लगा, सिर्फ रिवीजन करना था, आता सब कुछ था, तो सिर्फ रिवाइज किया, और जो अपडेट्स हुए नए नए वो उसको जोड़ के, मतलब बहुत टाइम बहुत उससे बच गया मेरा। नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, तैयारी करने वाले लोग, बच्चे बताते हैं कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग नहीं है, बड़ी मेहनत करनी है आपको। तो आपको लगा नहीं कि भाई दूसरा सब्जेक्ट कोई ले लेते हैं या लॉ के साथ साथ एक और सपोर्टिंग में रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जिस सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट हो वही लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मेरे लॉ में अच्छे नंबर आए थे, मेरा ऑल इंडिया टॉप स्कोर था लॉ में, और अच्छे नंबर थे, और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी क्वेश्चन हमको आते हैं उसका, अच्छा आप कोई रैंडम सब्जेक्ट ले लो, आप तैयारी भी कर लो, आप 3 महीना उसकी कोचिंग करो, और फिर अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन ना हो, तो ये लगता है कि हमारा 3 महीना भी चला गया, इसका अच्छा तो जो सब्जेक्ट हमको आता था हम वही ले लेते। हाँ, तो वो ऐसा मेरा मानना नहीं है, जिस चीज़ में कॉन्फिडेंट हो वही लेना चाहिए। अच्छा मैम, पहली पोस्टिंग जब आपकी, अच्छा आपको कॉर्डर जब यूपी मिला, तो ये तो होम कॉर्डर था आपका, यही एजुकेशन सारी चीज़ें हुई थी, तो क्या आप इसके लिए भी तैयार थी कि अगर यूपी से बाहर कहीं जाना पड़े तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर हैं? और 90% था दिमाग में कि यूपी मिलेगा, मिलेगा यूपी ही, लेकिन ये था कि अगर दूसरा स्टेट मिलता है तो क्योंकि चॉइस डाली जाती है, तो हमने आसपास की चॉइसेस डाल दी थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, फिर ठीक है वहाँ चले जाएंगे, पर मन यहीं पे आने का था। अच्छा, पहली पोस्टिंग यहाँ कौन सी थी? लखनऊ में ही थी, स्टार्टिंग से ही लखनऊ में हूँ, अंडर ट्रेनिंग से 5 साल हो गए लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में। तो लखनऊ को तो आपने बहुत अच्छे समझा होगा, क्योंकि काफी समझ गए हैं। एक चूंकि अभी बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, अभी बहुत लंबे समय तक आपको काम करना है। 2017 में आप आई, आपने कभी कोई ऐसा पुलिस ऑपरेशन किया जो शेयर करना चाहते हो, या कभी किसी रेंडमली कोई ऐसा आया हो और आपने ऐसी मदद की हो, आपको बड़ा सुकून मिला हो कि नहीं बड़ा सेटिस्फेक्शन है मुझे, मैंने मदद की, या जाने अनजाने में, या कभी ऐसा कुछ लगा हो कि हो सकता है कि मुझसे इस मामले में थोड़ी सी गलती हुई हो, उसको सुधारना चाहिए, कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा गया? ऐसे कई एक्सपीरियंस रहे हैं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन देखिए, जो महिला अपराध होते हैं, दहेज हत्या हो गई, दहेज हत्या होने के बाद लड़की के घर वाले बिखर जाते हैं एकदम, और फिर उसके बाद उनको देखिए जस्टिस अल्टीमेटली उनको मिलता है, अरेस्टिंग होती सारी चीज़ें, लेकिन वही चीज़ अगर टाइमली हो जाए, आज किसी की डेथ हुई, 1 साल बाद आप अरेस्ट कर रहे हो और उसको चार्जशीट फाइल कर रहे हो, तो जस्टिस की जो वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने ये इंश्योर किया अपने पूरे टेन्योर में, और अभी भी इंश्योर ये करते हैं कि चीज़ें टाइमली हों, अरेस्टिंग टाइमली हो, चार्जशीट हम लोग टाइमली भेजें कोर्ट में, कोर्ट का ट्रायल टाइमली स्टार्ट करवाएं और सजा दिलवाएं उसको। नहीं, लेकिन लोगों को तो सबसे बड़ी समस्या सिस्टम से ही है, कि आपने अच्छी बात कही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग पुलिस के या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भाई आप पुलिस अधिकारी हैं, और मुझे लगता है कि आम लोगों का सबसे बड़ा भरोसा पुलिस पे होता है। अगर किसी को न्याय चाहिए तो एक न्याय के लिए उसको पहला भरोसा पुलिस पे होता है, कोर्ट तो बाद में हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे में लोग बहुत दुखी भी हो जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, पुलिस से भरोसा उठता है। तो ये पुलिस पे भरोसा लोगों का बना रहे, इसके लिए आप क्या सोचती हैं? इसके लिए देखिए, पुलिस पे भरोसा अगर बनाना है लोगों का, तो आपको थाना अपना एम्पावर करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि कोई भी आदमी होता है सबसे पहले थाने पहुंचता है, उससे भी पहले वो चौकी पहुंचता है। अगर आपका चौकी प्रभारी जिम्मेदार नहीं है, भ्रष्ट है और गंदा आदमी है, तो पुलिस से भरोसा उसका उठना कन्फर्म है आदमी का। तो अगर चौकी प्रभारी ठीक हो, उनको रेगुलर उनकी ब्रीफिंग की जाए, रेगुलर उनकी रिपोर्टिंग ली जाए, रेगुलर उनको सुपरवाइज किया जाए, तो ये एकदम 50% रिडक्शन आ जाता है। और ये हुआ भी है। 2 साल हम नॉर्थ में भी रहे, अभी ईस्ट में आ गए हैं, 4-5 महीने हो गए हैं। ये मैंने देखा है एकदम, जब कोई भी चीज़ आप लिखने लगते हो ना कि तुमको आज ये जांच करने के लिए हमने दिया, फलाना तारीख को हमें जांच चाहिए इसमें, तो वो बंद जाता है। उसको पता है लिखा पढ़ी में हो गया है काम, मुझे करना पड़ेगा, उसके अंदर खुद जिम्मेदारी आ जाती है। तो ये अगर लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। हाँ, और लोग भी, फिर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर टाइमली उनका मतलब डिस्पोजल हो जाता है। तो चूंकि अभी आप पूरा सर्विस टाइम अभी 5 साल आपने लखनऊ में दिया है, लेकिन हम महिला अपराध की बात कर रहे हैं। महिला अपराध को लेकर तमाम ऐसे रूल्स हैं, बनाए गए हैं बड़े पुलिस अधिकारियों द्वारा या सरकार शासन द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी महिला अपराध आप देखिए तो कहीं ना कहीं उस स्तर पे नहीं कम हो रहा है।
आखिर इसकी वजह क्या मानती हैं? जैसे दहेज आपने एक एग्जांपल दिया कि दहेज वाले ऐसे मामले आते हैं, या और भी बहुत सारे महिला अपराध के मामले हैं, या पति पत्नी को शराब पी के पीटता है, या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। तो इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? देखिए, महिला अपराध तो ऐसी चीज है, महिला अपराध क्या, किसी के पुरुषों के खिलाफ भी बहुत अपराध हो रहे हैं। तो अपराध होता है। अपराध, देखिए, ये बोलना कि अपराध खत्म कर देंगे, ये तो मतलब यूटोपियन स्टेट है, वो हो ही नहीं सकता। अपराध कभी खत्म नहीं हो सकता। और जो बॉडी ऑफेंसेस होते हैं, देखिए, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस आप रोक लगा सकते हैं, चोरी में, लूट में, टप्पेबाजी में पकड़ के या पेट्रोलिंग बढ़ा के। आप किसी के दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? भाई, घर के अंदर 4 दीवारी में पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा है, जनरली कोई बाहर नहीं शेयर करता, ना पत्नियां बताती हैं ना पति बाहर शेयर करते हैं। आपस में लोग घुट रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब वो उसको इस प्रकार से मर्डर हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इसको कैसे रोक सकते हैं? मतलब इसका जवाब तो मेरे पास खुद ही नहीं है कि ऐसी चीजें हैं जिनको आप नहीं रोक सकते। ये ऐसे अपराध हैं कि जो जिन पे ऐसे त्वरित तो नहीं कुछ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस के जरिए ये चीजें खत्म की जा सकती हैं। अच्छा, चूंकि उत्तर प्रदेश में देखिए तो महिला जो कांस्टेबल्स हैं, इनकी संख्या भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब कुछ समय से तो तमाम सुधार हुए हैं, अलग से पिंक बूथ बने हैं, महिला थाना हर शहर में है। तो आपको लगता है कि इस दायरे को और बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, और महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। जैसे अब सब इंस्पेक्टर आप जनरली महिलाओं को नहीं पाएंगे। सब इंस्पेक्टर इन द सेंस चौकी प्रभारी, बीट प्रभारी, बहुत ही कम जगह आप देखेंगे कि महिला को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो उनको ये लगने लगता है कि जब जिम्मेदारी देनी नहीं है तो हम क्यों काम करें, वो चीज़ दिमाग में आ जाती है। तो जब आप उनको जिम्मेदारी दोगे तो वो करेंगे काम। और रही बात महिला कांस्टेबलों की, तो अभी तो काफ़ी अच्छा यूपी पुलिस ने रिक्रूटमेंट किया है। मेरे सामने ही अभी 500-550 की परेड हुई थी पुलिस लाइन में, तो महिला कांस्टेबलें तो खूब बढ़ रही हैं। लेकिन रही बात, उनको और जिम्मेदारी जब तक हम लोग नहीं देंगे तब तक ना उनका इंटरेस्ट आएगा काम करने में, ना फिर वो आगे बढ़ना चाहेंगी। अच्छा प्राची जी, आप कभी गांव गई हैं? आप बिंदकी के पास बिंदकी के पास? हाँ, बिंदकी के पास मेरा गांव है, बस गमा गांव पड़ता है, और हम लोग बहुत गए हैं वहाँ पे, रुके भी हैं। अभी जाती हैं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। तो फतेहपुर की अगर बात कर लें थोड़ी सी, चूंकि आपका वो बर्थ प्लेस है, फतेहपुर में अभी भी देखिए कानपुर और प्रयागराज के बीच में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लेकिन एजुकेशन को लेकर बड़े शहरों की तुलना में अगर आप फतेहपुर से तुलना करें फतेहपुर की, तो अभी भी वो स्तर नहीं है। तो चूंकि आप वहाँ से निकल के आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो आपको लगता नहीं कि एजुकेशन को लेकर या और भी तरीके से जो अवेयरनेस है वहाँ चलाया जाए, या यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? देखिए, फतेहपुर बिंदकी में कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जनरली वो वहाँ रह के नहीं करते। 90% तो हमको लगता है इलाहाबाद ही जाते हैं। कुछ जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दिल्ली चले जाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ एवेन्यूज़ हैं नहीं। वहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग तो चलिए हो जाती है बच्चों की, लेकिन एक जो अच्छे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, एक जो माहौल होता है, वो वहाँ अभी तक नहीं बन पाया, जिसकी बहुत ज़रूरत है। तो इसमें गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना चाहिए, और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप है, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इस प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ खुलवाएं, जैसे कि जो माइग्रेशन हो रहा है बाहर, वहाँ से वो रुके। अच्छा मैम, 2017 में जो बैच था आपका, मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में आप ही रहती हैं, तेज़ तर्रार को लेकर कि भाई प्राची जी हैं, बहुत तेज़ तर्रार हैं, तमाम तरीके से चर्चाएं रहती हैं, खासतौर पे आपकी पुलिसिंग और इसको लेकर। आपको कैसा महसूस होता है? चूँकि अभी तक आप लखनऊ में ही रहीं, कोरोना का समय भी आपने देखा, और हम लोगों ने भी देखा कि आप लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया था। पर्सनली आपकी भी बहुत सारी चर्चाएँ हुई कोरोना के समय में। तो आपके बैच में जब ये चर्चा होती है, बैच के लोगों से बात होती होगी, तो कैसा फील करती हैं? अच्छा लगता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई हार्ड वर्क का अप्रिसिएशन करे तो वाकई अच्छा लगता है। फिर मतलब लगता है कि हाँ ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो उसकी रिकॉग्निशन मिल रही है। और जो बैचमेट्स हैं वो भी बहुत तारीफ़ करते हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लखनऊ में, और सभी का बड़ा सपोर्ट रहा। आप चूंकि पुलिस अधिकारी हैं, अक्सर देखा जाता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, आपको कभी महसूस हुआ? अब ये आप मेरी मतलब अच्छा भाग्य ही कहेंगे कि हम ये कहेंगे 10% बस। मैंने ये देखा है कि अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स को बता दें कि सर ये गलत है, ये सही है, तो जनरली फिर वो प्रेशर नहीं डालते। उनको भी पॉलिटिक्स करनी है, अगर वो गलत काम के लिए हम लोग को प्रेशराइज करेंगे तो उनकी भी तो इमेज खराब होगी।
जनरली 10% आपने फेस किया? 10% देखिए इतना तो हम, होता है, हाँ normal हाँ है। 10% तो रहता ही है, बट एक पॉइंट के बाद अगर आप उनको बता दें सर ये सही है ये गलत है, उसके बाद फिर वो नहीं बोलते, वो लोग इतने तो समझदार हैं। अच्छा, जब आप लोगों की ट्रेनिंग होती है तो क्या ट्रेनिंग में कोई ऐसा पार्ट होता है क्या कि इसमें बताया जाता हो कि जब आप भाई फील्ड पे जाएंगे तो इस तरह की भी सिचुएशंस आएगी, आपको कैसे टैकल करनी है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, पब्लिक का भी प्रेशर होगा? जी हाँ, ये हम लोग के ट्रेनिंग का पार्ट है पुलिस एकेडमी में हैदराबाद में, ये हम लोग को पढ़ाया जाता है, और जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वही आके पढ़ाते हैं। वो खुद ही बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हुई तो हमने ये किया, तो बड़ा हेल्पफुल रहता है। और वो तो मैंने फील्ड में कई बार उसको एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर उस हिसाब से वो टैक्टिक्स जो होती हैं वो हर कंडीशन में चेंज होती है। आपके सामने क्या सिचुएशन है, उस समय आपने कितना क्विक डिसीजन लिया, किस प्रकार से आपने एक्ट किया, किस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है, और प्लस हम लोग की ट्रेनिंग का पार्ट भी है ये। अच्छा, अभी कोई ऐसा चूंकि लखनऊ में ही अभी कोई ऐसा पुलिस ऑपरेशन आपने किया हो जो शेयर करना चाहे, जो कोई खुलासा ऐसा हुआ हो, ऐसा है कुछ? देखिए ऐसे बहुत टाइप के हैं, अभी जो बहुत नहीं, फेमस जो आपके हमारे मन पे यहाँ, बड़ा अभी करीब जैसे हो। पूर्वी जोन में जब मैं आई थी तो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ गैंगरेप हुआ विभूति खंड में, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। उस बच्ची को जो है गाड़ी में ले जाके, ऑटो में ले जाके 2 लोगों ने ये हम गैंगरेप लोगों ने किया। देखी हाँ ये हाँ, खबर। तो वो बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाली घटना थी, और ये लग रहा था कि विभूति खंड जैसे पॉश एरिया से उसको लेके गए, तो एक तरीके से बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा हुआ था हम लोग के सामने। तो उसमें जो टीम वर्क था बड़ा अच्छा रहा, इतनी बढ़िया टीम है, सब ने मिल के सब कुछ, कोई नहीं सोया 2 दिन तक, हम लोग सोए नहीं, हम लोग इसी ऑफिस से बैठ के पूछताछ की, सारी चीज़ें की, और फाइनली हम लोग ने 48 घंटे के अंदर दोनों को पकड़ा, और एक के साथ मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में वो जख्मी भी हुआ, और बड़ा अच्छा वर्कआउट हुआ। फिर कुछ दिन बाद दिवाली भी थी, तो दिवाली में भी बच्चे से मिले, और मतलब सारी चीज़ें हुई, तो उसकी माँ भी बड़ी खुश थी, उसको बड़ा अच्छा लगा, मतलब उनको ये लगा कि हाँ पुलिस है हमारे साथ। जो भी चीज़ें होता है ना, आदमी का दुख एक अपने आप, भरोसा, हाँ, हाँ भरोसा हो भरोसा जाता बढ़ता है। है, दुख कम हो जाता है। वैसे जो उन्होंने इतना बड़ा लॉस किया उसको कोई नहीं भर सकता, लेकिन जो एक पुलिस के ऊपर उनके अंदर जो एक एहसास हुआ कि हाँ पुलिस हमारे साथ है, तो वो एक अच्छी चीज़ हुई हम लोग के यहाँ। अच्छा, जब आप प्राची, जब आईपीएस में आप सिलेक्ट हुए तब फादर से कन्वर्सेशन हुआ होगा, जाहिर सी बात है, खुशी की बात थी। तो क्या कभी पिताजी ने कहा नहीं कि अरे एक अभी आईपीएस छोड़ते हैं और कुछ करते हैं और ले लेते हैं, अब एक प्रयास करते हैं, या आईआरएस में आ जाते हैं, या कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, कहा ठीक है नहीं, प्राची जी उनको तो बड़ा, फाइटर हैं, लड़ेंगी? हाँ हाँ, उनको तो बड़ा अच्छा लगता है। वो तो हमने, बल्कि हम ही ने बोला कि एक बार देख लेते हैं, आईएएस के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो उनका क्या करोगी, तुमको होम कैडर मिल रहा है, तुम इतने बढ़िया यूनिफॉर्म सर्विसेज में हो, सोचो ग्राउंड लेवल पे लोगों की हेल्प करने में मदद होगी। तो वो तो हमेशा फेवर में थे, मेरा ही मन था कि एक बार देख लेते हैं एग्जाम देके, तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं रही। अच्छा, आगे की क्या सोच है आपकी? चूंकि अभी तो जैसे 5 साल ही हुए हैं, और मुझे लगता है कि 25 ईयर्स में जब आप यूपीएससी क्रैक करते हैं तो एक संभावना बड़ी रहती है, बहुत आगे तक की संभावना बनी रहती है। तो आगे का क्या प्लान है आपका, किस तरह से आप चीज़ों को देखेंगी? अभी आपको जिले करने हैं, फिर मंडल स्तर पे आना है, अब तो कमिश्नरेट बहुत सारे बन गए हैं, तो आपने क्या सोच रखा है इसके लिए? देखिए 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि इनिशिएटिव लेना। पुलिसिंग में बेसिकली हम लोग रूटीन पुलिसिंग में इतना फंस जाते हैं कि नई इनिशिएटिव पे नहीं जा पाते। तो मेरा ये है कि जहाँ पे भी जाएंगे एक जो डिजिटलाइजेशन होता है वो ज़रूर करवाना है। हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, थाने के रिकॉर्ड्स सड़ रहे हैं, उनको डिजिटाइज कराना, प्लस साइबर अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा साइबर ठगी बढ़ने लगी है। अब आगे के युग में सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो साइबर ही होने वाला है, साइबर फ्रॉड, और अभी भी बहुत हो रहा है। तो उसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग अपने पुलिस ऑफिसर्स को देना, और खुद भी मुझे ट्रेनिंग लेनी है इसमें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे एकदम प्रियोरिटी में हैं। अच्छा मैम, अच्छा आपने ये जवाब दिया इसका। मुझे लगता है कि और स्टेट की तुलना में अगर यूपी को आप देखें तो साइबर अपराध तो पूरे देश में है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि स्टेट बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से उतनी अच्छी या मजबूत या बड़ी टीम उस तरह की नहीं है जिस अकॉर्डिंग अपराध होते हैं। तो आपको लगता है कि साइबर को लेकर हमें कुछ और नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है? साइबर को लेके पूरा ही एक वो एसओपी आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे हर थाने में हम लोग इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर बनाते हैं, वैसे ही हर थाने में एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम सिर्फ साइबर के लिए होनी चाहिए। स्पेशली लखनऊ तो इतना मॉडर्न शहर है, यहाँ तो विभूति खंड, गोमती नगर में डेली साइबर के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो हमारे पास कोई डेडिकेटेड टीम ही नहीं है। हम डिपेंड रहते हैं एक वही लखनऊ में एक जो साइबर सेल है हमारी क्राइम ब्रांच की, वो भी कितना करेंगे, उतना डेडिकेटेड एफर्ट वो नहीं दे पाएंगे। और साइबर में लोगों को भी अवेयर करना बहुत जरूरी है। जिस दिन लोग अवेयर हो जाएंगे 90% फ्रॉड कम हो जाएंगे। तो वो लोग भी अवेयर नहीं है, प्लस किसी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो गया, लोग 3 दिन 4 दिन बाद आके पुलिस को बता रहे हैं, फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। भाई आप 24 घंटे के अंदर बताओ तो हम लोग अकाउंट लॉक करा दें, अकाउंट फ्रीज करा दें, पैसे वापस करा दें। तो छोटी छोटी चीज़ें, इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों के अंदर। अच्छा, जैसे पिंक बूथ की अभी हम चर्चा कर रहे थे, पिंक बूथ तो लखनऊ में बहुत सारे हैं और भी शहरों में हैं, और इससे बड़ी मदद भी बहुत मदद मिली है।
तो आपको लगता है कि इसका दायरा सिर्फ लखनऊ या बड़े शहरों से होके छोटे, आप आज भी देखिए छोटे शहरों में आज भी जब महिलाएं जाती हैं तो उनको अगर कोई अपनी बात कहनी होती है तो उस तरह से इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, या अगर पुलिसकर्मी हैं भी, महिला पुलिसकर्मी हैं भी तो भी बहुत कम संख्या में है। जी, ये बात एकदम सही आपने बोली। हम जैसे कभी फतेहपुर गए तो वहाँ तो दिखती ही नहीं है कोई महिला पुलिसकर्मी। कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल कुछ दिख गई तो ठीक है, महिला सब इंस्पेक्टर तो एक भी नहीं दिखती हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है। पिंक बूथ ऐसी चीज़ है जो बढ़ानी चाहिए। लखनऊ के बाहर कहीं नहीं देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। जैसे हम लोग बड़े शहरों में शुरू करें, बड़े शहरों में तो हर जगह हो ही जाए, धीरे धीरे करके छोटे शहरों में भी फेस वाइज इसको लाना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। चलिए मैम, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो प्राची सिंह जी थी 2017 बैच की आईपीएस, जिन्होंने बड़े खुल के बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राची जी 2017 बैच की वैसी महिला आईपीएस अधिकारी हैं, महिला मैंने फिर बोल दिया, इसके लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी आईपीएस अधिकारी हैं कि जिनकी चर्चा बहुत होती है, वो चाहे अपराध को रोकने में हो या फिर अपराधियों को सख्त सजा देने में हो। अगली बार किसी और अधिकारी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।